हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। आपने हिंज रिएक्शंस के बारे में तो बहुत सारी बातें सुनी होगी और आप लोगों में से एवरीबॉडी ऑलमोस्ट जिन्होंने हिंज रिएक्शंस के सवाल जरूर बनाए होंगे। हमारा ये सीरीज रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर में चल रहा है और एक्चुअली बहुत सारे जगहों पे बच्चों का रोटेशनल डायनामिक्स चल रहा है, तो इसीलिए हम ये सीरीज में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रोटेशनल डायनामिक्स का कवर कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपने हिंज रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनाए होंगे, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे अनकहे पहलुओं को अनफोल्ड करने जा रहा हूं जो स्टूडेंट्स जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसे कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, लेकिन उनको कम से कम ये पता तो जरूर होना चाहिए कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट। मेरा नाम है आलोक शंकर और आज मैं आपके साथ हिंज रिएक्शंस के कुछ बहुत ही अनटोल्ड कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, अगर आप कभी भी हिंज रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं या इसके कंसेप्ट को देखते हैं तो आप मुझे एक बात बताइए। इस पूरे कंसेप्ट को मैं एक छोटे से प्रॉब्लम के थ्रू ले रहा हूं। सबसे आसान एग्जांपल, मान लीजिए कि मेरे पास एक हिंज है और यहां से मैंने एक रॉड को क्या कर दिया है, लगा दिया है। ठीक है क्या, और इस रॉड का मास क्या है, m है और लेंथ आपके पास l है। मैं इसमें ग्रेविटी अंदर की तरफ ले रहा हूं, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूं कि मैं इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लूंगा। आप लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं ले रहा हूं। ठीक है, आप इसको कैसा भी मान सकते हो, टेबल पे रख के मान सकते हो या कुछ भी, बट ग्रेविटी का इफेक्ट हम यहाँ पे नेग्लेक्टेड मान रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे देखूं आपके सामने में कि मैं यहाँ पे हिंज रिएक्शंस निकालना चाहता हूं। मैंने बोला इस पार्टिकुलर रॉड में मेरे को हिंज रिएक्शंस बताइए। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो बच्चे लगाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम पहला मेथड के बारे में बात करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को कैसा है ना कि एक रेसिपी बताई जाती है और बच्चे उस रेसिपी का पूरा आनंद लेते हैं। इस चक्कर में भूल जाते हैं कि एक पर्टिकुलर रेसिपी के अलावे भी कुछ और रेसिपी बनाई जा सकती है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सोचिए। हाँ, प्रॉब्लम को थोड़ा और कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक एफ नॉट का फोर्स भी लगा दिया है और ये लेंथ है। चलिए हम हिंज रिएक्शंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली में कि इस पे हिंज रिएक्शंस कैसा आएगा, लेकिन मैंने बोला कि अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने बोला कि हिंज रिएक्शंस कुछ ऐसा आएगा। आर एक्स इधर लगा दिया और आर वाई आपके पास मैंने कुछ इधर लगा दिया। हाँ या ना, ये किधर आएगा किसी को नहीं पता, सच बता रहा हूं मैं। ये हिंज रिएक्शंस किधर आएगा वो किसी को नहीं पता, क्योंकि आपकी जनरल थिंकिंग हो सकती है कि अगर एफ नॉट आप राइट पे लगा रहे हो तो आपका आर एक्स लेफ्ट में लगेगा। यही तो होता है हिंज रिएक्शंस। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एवरी टाइम दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Rx का वैल्यू हम निकालेंगे और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आया तो इसका मतलब है कि हिंज रिएक्शंस लेफ्ट में लगेगा, बट अगर नेगेटिव आ गया तो हिंज रिएक्शंस राइट में लगेगा। और आप शॉक हो जाओगे कि हाउ इट इज पॉसिबल कि अनलेस और अनटिल वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन द राइटवर्ड डायरेक्शन एंड रिएक्शन मस्ट ऑफर्स रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, बट हियर द हैपनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट। तो उसका क्या रीजन है हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि पूरे बॉडी का मास यहाँ पे कहीं होगा, सेंटर ऑफ मास पे, और मैंने बोला कि चलिए सबसे पहले फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो आप क्या लिखोगे एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे एफ नॉट माइनस आर एक्स, एफ नॉट माइनस आर एक्स, और ये हो जाएगा टोटल मास m और यहाँ पे हो जाएगा ACM। क्या आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अच्छा, ये पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है, मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है ना, उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा जिसको आप 80 की तरह ट्रीट कर सकते हो। और ये होना कितना चाहिए था मुझे बताइएगा, L/2 इंटू अल्फा। क्या बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो क्या 80 इक्वल टू आर अल्फा होता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो कि CG पे है उसका एक्सेलरेशन L/2 अल्फा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे रिएक्शंस बताना चाहूंगा, अच्छा y डायरेक्शन में क्या लगेगा, तो नीचे तो कोई फोर्स है नहीं mg का। क्यों mg का फोर्स नहीं है? क्योंकि मैंने g लिया नहीं है, तो mg लगेगा नहीं। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि आपके पास जो रिएक्शन इन y डायरेक्शन है वो तो 0 हो जाएगा। अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे एफ नॉट माइनस आर एक्स। अच्छा, आप मुझे बताइए
कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपके पास कितना होगा, तो आप बोलेंगे क्या बात करते हो, मैं L/2 अल्फा हो जाएगा आपके पास, लेकिन अल्फा तो है ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे टॉर्क इक्वेशन की जरूरत पड़ जाएगी। किसकी जरूरत पड़ जाएगी? टॉर्क इक्वेशन की। और टॉर्क इक्वेशन क्या कहता है? नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, अगर मैं टॉर्क हिंज के अबाउट ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, हिंज के अबाउट में टॉर्क लूंगा तो ये F0 इंटू एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? F0 इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। और ये नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और आई आपके पास कितना हो जाएगा, अगर रॉड का एक एंड जो है ना हिंज है, तो जो आपके पास आई हो जाएगा ml² 3 इंटू अल्फा। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 3F0 अपॉन m इंटू एल। क्या बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल सर जी, ये बातें तो बहुत ही सही है। अब सोचिए कि अगर यहाँ पे 3F0 अपॉन ml हो गया है इसका अल्फा, तो इस अल्फा को उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? F0 माइनस RX इक्वल टू ml/2 इंटू अल्फा इज सिंपली 3F0 अपॉन ml। ml को मार दिया तो जो आपके पास RX का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा F0 माइनस 3F0/2, और दिस इज गोइंग टू बी माइनस F0/2। तो देख सकते हैं कि जो आपके पास रिएक्शंस आए हैं यहाँ पे वो माइनस F0/2 आया है, और वाई डायरेक्शन में जो रिएक्शंस आए हैं वो 0 आए हैं। तो दिस इज द मेथड जो आपके स्कूलों में, आपके कोचिंग्स में, आपके हर एक एजुकेशनल जगहों पे सिखाया जाता है, और उसमें टीचर के द्वारा ये खास हिदायत दी जाती है कि ऑलवेज ट्राई टू टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज वेल एज द टॉर्क इक्वेशन अबाउट फिक्स पॉइंट। किसके अबाउट बताया जाता है? फिक्स पॉइंट। और यहाँ पे हमारे पास फिक्स पॉइंट क्या है? ये जो हमारे पास हिंज है, लेटर सपोज कि मैं O बोलता हूँ, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है। क्या बातें समझ आ रही है क्या? तो ये जो फिक्स पॉइंट के अबाउट आप क्या ले रहे हो, आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ले रहे हो, और इसी के अबाउट आप टॉर्क इक्वेशन भी लिख रहे हो। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वी आर रियली बाउंड टू टेक ऑलवेज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज वेल एज द टॉर्क इक्वेशन अबाउट द फिक्स पॉइंट? क्या मैं किसी मूविंग पॉइंट के अबाउट नहीं ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं, और यही हमारा मेथड नंबर 2 है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए कि सेम प्रॉब्लम आपके पास है, और मैंने इस प्रॉब्लम को दोबारा आपके सामने में प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है। क्या कैसी है हिंदी मेरी? प्रस्तुत कर दिया है, और ये मास आपके पास m है और लेंथ आपके पास l है, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया है? F0 फोर्स लगा दिया है। अब ये पूरा डिस्टेंस ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा। तो मैंने ऐसा बोला कि देखिए, किसी भी बॉडी के बारे में आपको एक बात तो पता होगी कि इफ एनी बॉडी इज फ्री टू रोटेट, अगर इस बॉडी को मैं ऐसे फेंक दूं ना, मतलब बॉडी इज फ्री टू रोटेट, उस बॉडी पे जो भी फोर्स लगे, लेकिन अगर बॉडी को किसी एक खास पॉइंट के अबाउट आपने मजबूर नहीं किया है रोटेट होने के लिए, तो बॉडी ऑलवेज रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। दिस इज द गोल्डन पॉइंट। मैंने अपने कुछ पहले के वीडियोस में भी इस तरह की चर्चाएं की थी कि बॉडी अगर एक फ्री है तो हमेशा बॉडी को छोड़ दोगे तो हाउ many forces are applied on that body, it is immaterial, body is always tries to rotate about its center of mass। तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं, इस बॉडी को ना फ्री कर देते हैं इसके अबाउट, क्योंकि आपको तो अभी पता है कि आपने इसको बाउंड कर दिया है। सच्चाई यही है कि ये लगा हुआ है, लेकिन अभी मैं सवाल को दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने बोला है फ्री द बॉडी, बॉडी को फ्री कर दो। चलो भैया, तो बॉडी को फ्री करेंगे तो मतलब क्या करेंगे? फ्री द बॉडी मतलब रिमूव द हिंज। मैंने यहां से हिंज को रिमूव कर दिया। अब आपके मन में बात आएगी, यार ये क्या बात हुई, सवाल तो हिंज वाला था, आपने हिंज ही रिमूव कर दिया। इफेक्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप मुझे बताइए कि जैसे मैंने बॉडी को फ्री किया, तो पहले अगर मान लीजिए कि बॉडी पे एक फोर्स RX ऐसा लग रहा था और RY तो लग ही नहीं रहा है, आपको पहले से पता है, तो नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए RX ऐसा है, फोर्स हमने कुछ ऐसा लगा दिया है, और ये आपका बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। अब सोचिए कि अब ये जितने भी फोर्सेस लगे हैं, क्या बॉडी किसके अबाउट रोटेट करना चाहेगा? बॉडी रोटेट करना चाहेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मान लीजिए कि बॉडी इस तरीके से अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना चाहेगा, और इस बॉडी में क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। तो बॉडी में क्या क्या एक्सेलरेशन होगा? क्या इसका एक ACM होगा आगे की तरफ? बॉडी में क्या होगा? इसका एक ACM होगा आगे की तरफ, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपको पता है कि बॉडी में अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ACM है, तो
तो क्या एक फ्री बॉडी में हर जगह पे ACM ही रहेगा? तो चाहे आप कोई भी पॉइंट लीजिए बॉडी में, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो राइट डायरेक्शन में आएगा ही। बट अगर मैं अल्फा की बात करूंगा ना, तो देखिए यहाँ पे आपके पास एस लेफ्ट डायरेक्शन में अगर बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर रही है ना, तो ये हमारा पॉइंट है जिसके अबाउट रोटेशन होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा L/2 इंटू अल्फा। और इधर की तरफ क्या लिख देंगे बोलिएगा, इधर की तरफ हो जाएगा L/2 इंटू अल्फा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट आपके पास है जिसको आपने बोला है कि O पॉइंट, इस O पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन हो सकता था ACM और इधर की तरफ L/2 अल्फा हो सकता था। बट O पॉइंट तो हिंज पॉइंट है, बोलिए है ना। O पॉइंट कैसा पॉइंट है? हिंज पॉइंट है। क्या आप समझ पाए मैंने कैसा लिखा? अरे बाबा, अगर बॉडी इसके बाद रोटेट करेगा तो क्या पूरा बॉडी इस तरीके के सर्कल में रोटेट नहीं करेगा? क्या बताइए मुझे। तो अगर बॉडी इस तरह के सर्कल में रोटेट करेगा इस तरीके से, तो ये देखिए इधर की तरफ AT L/2 अल्फा और इधर की तरफ AT L/2 अल्फा, हाँ या ना। तो आप ACM तो लगाओगे ही ना, क्योंकि अब बॉडी फिक्स नहीं है किसी पॉइंट के अबाउट, किसी रोटेट कर रहा है, बॉडी फ्री टू रोटेट है, तो ट्रांसलेट भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। तो ACM का इफेक्ट तो हर जगह दे दिया मैंने, और उसके बाद मैंने L/2 अल्फा यहाँ पे भी लगा दिया। अच्छा यहाँ पे कुछ और होगा, L/2 अल्फा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा सर जी, रोटेशन वाला जो एक्सेलरेशन आपने लिखा है, AT का जो कंपोनेंट लिया है रोटेशन वाला, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसी के अबाउट तो रोटेट कर रहे हो ना। तो AT = R अल्फा, लेकिन R 0 है तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं आने वाला है। बट आपको पता है कि O पॉइंट तो हिंज पॉइंट है, तो अगर O पॉइंट हिंज पॉइंट है तो आपको नहीं लगता है कि नेट एक्सेलरेशन जो A पे होगा वो 0 होना चाहिए? लगना क्या है, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब है कि ACM का वैल्यू कितना होना चाहिए? ACM का वैल्यू L/2 अल्फा के बराबर होना चाहिए। देखिए वही आ गया कि नहीं आ गया? ACM का वैल्यू कितना आ गया? L/2 अल्फा। तो चाहे आप बॉडी को फ्री करें, चाहे आप बॉडी को फिक्स करें, सेम स्टोरी है। पिछले सवाल में भी ACM आपका L/2 अल्फा आया था, देख लीजिए कहाँ गया। ये देखिए बॉडी आपका ACM L/2 अल्फा आया था। तो उसके बाद अगर फिर से आप सेम स्टोरी घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसके अबाउट हम बात करते हैं, हमारा C पॉइंट के अबाउट। तो सबसे पहले टॉर्क इक्वेशन लिख लीजिए। टॉर्क इक्वेशन कितना हो जाएगा? F0, ये हो जाएगा F0, और F0 इंटू L/2 हो जाएगा। अच्छी बात है। और देखिए ये जो है ना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, और ये भी RX भी आपके पास क्या टॉर्क देगा? RX इज ऑल्सो गिविंग यू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो RX इंटू L/2, और ये टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा? I अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे बालक लोग? F0 L/2 प्लस RX इंटू L/2 इक्वल टू I। लेकिन अब तो बॉडी आपके पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो आपको पता है कि I कितना लेना पड़ेगा? 1/12 ml²। तो ले लीजिए 1/12 ml² इंटू अल्फा। देखते हैं हमारे पास अल्फा का वैल्यू अभी तक आया है क्या? हाँ देख लीजिए आप यहाँ पे आराम से दूसरा इक्वेशन आपने यहाँ पे तैयार कर दिया है, ठीक है। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन तैयार कर दिया, और ACM का वैल्यू आपने क्या लिख दिया है? L/2 इंटू अल्फा लिख दिया है। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सोच के बताइएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली पहले आपने ACM = L/2 अल्फा लिखा। एक मिनट में देख लूँ। ACM = L/2 अल्फा, क्योंकि यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया। मोशन का इक्वेशन लिखते हैं, मतलब कि F = ma लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास F0 लग रहा है राइट डायरेक्शन में, और RX लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा? F0 माइनस RX इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इंटू ACM, हाँ या ना। तो ये एक और इक्वेशन आपके पास आ गया है, F0 माइनस RX इक्वल टू M इंटू ACM आ गया है। अच्छी बात है क्या? हाँ सर जी। तो करना क्या है, यहाँ से ACM का वैल्यू उठाइए। यहाँ से ACM का वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा F0 माइनस RX अपॉन M। क्या हो जाएगा? F0 माइनस RX अपॉन M। यहाँ पे पुट कर दीजिए। F0/2 इंटू L प्लस इक्वल टू 1/12 ml² इंटू अल्फा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मेरे को निकालने में क्या इंटरेस्ट क्या है, मैं निकालना चाहता हूँ ACM L/2 अल्फा है ना। हाँ तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ACM L/2 अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू पुट करना था मुझे। तो यहाँ से ACM है ना, तो यहाँ पे आपके पास अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 इंटू ACM, मतलब 2/L इंटू ACM। तो कुछ मत करिए, यहाँ पे सिंपल 2/L कर दीजिए, और जो भी आपके पास वैल्यू आ रहा है उसको पुट कर दिए। सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको जरूर दिखेगा। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि अल्फा जो हमारे पास आने वाला है वो कुछ इस तरीके का वैल्यू आने वाला है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए बच्चे लोग, F0 इंटू L/2 प्लस
आर एक्स इंटू एल बाई टू इक्वल टू 1/12 इंटू एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा लिख लीजिए 2/L इंटू एफ नॉट माइनस आर एक्स अपॉन मास एम। अच्छा, मैं ना गारंटी देता हूँ कि आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो ना, कोई भी अननोन नहीं है, सिर्फ आर एक्स है, अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर आप यहाँ पे आर एक्स का वैल्यू निकालोगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, फिर से आपके पास आएगा माइनस एफ नॉट बाई टू। क्या लास्ट टाइम भी यही आया था? कि चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन आपके भरोसे है। हाँ, यहाँ पे आर एक्स का वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा? माइनस एफ नॉट बाई टू। तो देखा, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने पूरे बॉडी को फ्री कर दिया। फ्री करते ही बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम गया। तो ये जो भी पॉइंट आपके पास फिक्स था, वहां से मैंने एक बाउंड्री कंडीशन निकाली, एसीएम इक्वल टू एल बाई टू अल्फा। फिर मैंने फोर्स इक्वेशन लिखा, फिर मैंने टॉर्क इक्वेशन लिखा। पर जिसके अबाउट मैंने टॉर्क लिया, उसी के अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिया। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, एक और बात है, एक बच्चा बोल सकता है कि सर एक बात बताइए कि आपने कहाँ से टॉर्क लिया है? मैंने बोला सेंटर ऑफ मास से। अच्छा, सोचो कि सेंटर ऑफ मास कैसा पॉइंट है? क्या वो फिक्स पॉइंट है क्या? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। सेंटर ऑफ मास इज ए मूविंग पॉइंट, क्योंकि इसमें एक एसीएम लग रहा है, आगे की तरफ इसमें एक एसीएम लग रहा है। तो अगर एक बॉडी का ऐसा पॉइंट जो कि एक्सेलरेटेड है और उस पर बैठ के अगर आपने टॉर्क इक्वेशन या फोर्स इक्वेशन लिखा है, तो आपको नहीं लगता क्या कि इस पूरे सिस्टम के अंदर में एक सीडो फोर्स लगना जरूरी है? मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन आपने एक बात ध्यान दी कि आपके टीचर्स आपको हमेशा बताते हैं कि ऑलवेज ट्राइज टू टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज वेल एज द टॉर्क इक्वेशन अबाउट द फिक्स पॉइंट और द सेंटर ऑफ मास। आपको कभी गलती नहीं होगी। ऐसा क्यों? फिक्स का तो समझ में आता है कि फिक्स पॉइंट है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, बट सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सेलरेशन हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन द मोमेंट यू सिट हियर, जब आप यहाँ पे बैठोगे ना, याद रखिएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी बॉडी का एक्सेलरेशन होता है ना, उसी के अकॉर्डिंगली एक स्यूडो फोर्स लगता है। क्या लगता है? उसी के अकॉर्डिंगली एक स्यूडो फोर्स लगता है। और स्यूडो फोर्स कैसा लगेगा? m इंटू एसीएम यहाँ पे। और अगर आप जिस एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठे हैं, उतना का एक्सेलरेशन इंटू मास, टोटल मास सेंटर ऑफ मास पे है, तो माइनस एम एसीएम। तो अगर आप इसी के अबाउट टॉर्क लिखोगे ना, तो ये जो स्यूडो फोर्स है ना, उसका टॉर्क आपके पास जीरो हो जाएगा, बिकॉज दैट फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेम सेंटर ऑफ मास। इसीलिए भले ही आपने लिखा गलत है, लेकिन मजा पूरा लिया है आपने। क्यों? कायदे से ये फोर्स लगना चाहिए था, क्योंकि ये बॉडी पे बैठने के बाद जब कभी आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठते हैं तो एक स्यूडो फोर्स जरूर लगता है। होप आप में से 90% लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है, बट ये सच्चाई है। मैं 90% में उनको काउंट कर रहा हूँ जो 11th-12th में है और जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया हुआ है। इफ़ यू आर ए गुड स्टूडेंट, देन आपको जरूर से जरूर पता होगा, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो स्यूडो फोर्स क्या होने वाला था? m इंटू एसीएम। तो इसके अबाउट आप टॉर्क लेते तो क्या हो जाएगा आपके पास? इसके अबाउट टॉर्क लेंगे तो स्यूडो फोर्स का कोई टॉर्क ही नहीं आएगा। तो आपके मन में आ सकता है कि ओके, इज इट मीन कि मैं कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले सकता हूं? मैं बोला कोई भी पॉइंट के अबाउट। ओके, लेट अस टेक अनदर जुगाड़। अब सोचिए कि अगर मैं एक फाइनल पॉइंट लेके आपका भरोसा जीतना चाहता हूं, बस कि मैंने बोला ये पूरा पॉइंट क्या है, इस पे आपने आर एक्स कुछ इस तरीके से लगा दिया है, हाँ या ना बोलिए, और आर वाई आपने इधर लगा दिया था। अच्छी बात है, देखिएगा बहुत ही चेंजिंग चीज़ें चल रही है, बहुत ही मजा आएगा आपको। और यहाँ पे आपके पास क्या था? अगर बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही थी तो आपके पास अल्फा था, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है हमारे पास। कौन सा पॉइंट है हमारे पास? ए है। थोड़ी देर के लिए मैं ये कहानी थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ आपको। हाँ, ये पॉइंट हमारे पास ए है। अच्छा, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा था? एफ नॉट। अच्छा, एक बच्चा बोलता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ले लोगे, लेकिन क्या आप ए के अबाउट भी टॉर्क ले सकते थे क्या? मैंने बोला बिल्कुल ले सकता था मैं। अच्छा, सोचो कि ये बॉडी का जो भी हाल हो, लेकिन इस बॉडी का एक्सेलरेशन तो एसीएम इधर ही जाने वाला है, हाँ या ना बोलिए? अरे पक्का जाएगा ना। और बॉडी आपको पता है कि अगर फ्री कर दोगे तो किसके अबाउट रोटेट करेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मान लीजिए इसमें अल्फा कुछ आएगा, लेकिन आप एक्चुअली बैठ गए हो इसके ऊपर में। आप कहाँ पे बैठ गए हो? ए पे। मतलब सारा खेल आप ए के अबाउट खेलना चाहते हो, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक दर्शक है। तो बताओ कि अगर ये ए पॉइंट है, तो आपको नहीं लगता क्या कि ये पूरा का पूरा जो आपके पास स्टोरी है कुछ इस तरीके के सर्कल में घूम जाएगा? देखिए, हाँ है ना। अब ये पूरा इस तरीके के सर्कल में घूम जाएगा, दिख रहा है, और ये रेडियस जैसा काम करेगा। तो अगर अल्फा ऐसे है ना, तो इस डायरेक्शन में आपके पास एक एक्सेलरेशन लग जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? L इंटू अल्फा। इस बार L बाई टू इंटू अल्फा नहीं होगा, क्योंकि इस बार आप ना एंड पॉइंट पे बैठ गए हो, और यहाँ पे बैठते ही ये पूरा एज ए रेडियस काम करेगा और
ए एल इंटू अल्फा आपके पास होगा, और बॉडी अगर इस तरीके से है तो ACM तो आपके पास इधर लगने ही वाला है। बोलिए हाँ या ना। सब लोगों को क्लैरिटी है या नहीं है? आपने बोला सर बिल्कुल ही क्लैरिटी है। अब सोचिए और आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, अगर मैं यहाँ पे अब टॉर्क ले लूँ, टॉर्क अबाउट ए, मैं किसके अबाउट टॉर्क लेता हूँ? आई एम गोइंग टू टेक टॉर्क अबाउट ए। अगर आप ए के अबाउट टॉर्क लोगे तो क्या लिखोगे मुझे बताइएगा, क्या लिखोगे जल्दी बताइए। क्या आप सबसे पहले लिखोगे RX इंटू एल, क्या लिखोगे? RX इंटू एल। लेकिन अब ध्यान से सोचिए कि जब आप यहाँ पे बैठ गए हो ए पॉइंट के अबाउट, जब आप बैठ गए हो तो ए पॉइंट का एक्सेलरेशन और ए जो आपके पास है इसका एक्सेलरेशन, आपको ध्यान से समझना क्या है कि पूरे बॉडी का मास कहाँ पे है? यहाँ पे m होता है कि नहीं होता है? हाँ। लेकिन आप बैठे हो यहाँ पे, आप कहाँ बैठे हो? यहाँ पे। तो सोचिएगा कि अगर ये पॉइंट हिंज भी रहता, अगर ये पॉइंट भी हिंज रहता तो क्या इसका भी एक्सेलरेशन क्या इधर की तरफ एल अल्फा लिखते कि नहीं लिखते? आप समझ लीजिए, अगर ये बॉडी फ्री टू रोटेट कर दिया तब तो अलग ही बात है, लेकिन अगर मान लीजिए हिंज भी रहता तो ये पॉइंट तो एल अल्फा से इधर ही जाता ना। और अगर आप यहाँ पे बैठ जाते तो सोचो कि ये एक्सेलरेटेड पॉइंट है एल अल्फा का, तो इस वाले पॉइंट पे आपके पास एक स्यूडो फोर्स लग जाता m इंटू ए का। दिखा आप लोगों को क्या बोला मैंने? आप इस बात को कंफ्यूज ना करिए, दो कॉन्सेप्ट मैं एक साथ मिक्स कर रहा हूं। आप छोड़ दीजिए कि बॉडी को फ्री किया मैंने, अगर यहाँ पे हिंज भी रहता बॉडी, सोचिए उस समय की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका एक्सेलरेशन एल अल्फा रहता कि नहीं रहता? और अगर आप ए पॉइंट पे बैठ गए, ठीक है, ए पॉइंट पे बैठ गए, तो आपको नहीं लगता क्या कि इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, बट ये एक्चुअली एक्सेलरेटेड पॉइंट है, तो जो भी टोटल मास है उस पे हमको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इधर है तो स्यूडो फोर्स m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेटेड फ्रेम लग जाएगा। तो यहाँ पे तो जब आप टॉर्क लोगे ना तो एक टॉर्क तो RX इंटू एल आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और एक और आएगा क्या? m इंटू एल अल्फा इंटू L/2। हाँ या ना? देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L/2 है और ये टोटल टॉर्क हो जाएगा I अल्फा। लेकिन I पता है कितना लेना पड़ेगा? mL²/3। क्यों बच्चा लोग? क्योंकि अब आप पूरे बॉडी पे यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है ना, यहाँ बैठे हो, मतलब पूरा बॉडी एक इंच के अबाउट फिक्स करा गया है, ठीक है। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के अबाउट मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर से लो फिक्स तो दोनों ही है ना, पर यहाँ पे एक इंच पे फिक्स करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? mL²/3 इंटू अल्फा आ जाएगा। सही है कि नहीं है? देखिए थोड़ा सा कितना हो जाएगा? RX इंटू एल इक्वल टू mL²α/2 इक्वल टू mL²α/3। तो RX इंटू एल जो आपके पास है डेट इज गोइंग टू बी mL²α/3 माइनस mL²α/2। ये माइनस है बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा, ये इक्वल टू ये माइनस है, ठीक है। चलिए अब सोचिए कितना आ रहा है? ये 6 हो जाएगा, 2 माइनस 3 mL²α, तो ये हो जाएगा माइनस mL²α/6। देखते रहिएगा कहीं पे कैलकुलेशन एरर ना हो आपके पास, ठीक है। तो RX इंटू एल ये बन गया है माइनस mL²/6 इंटू अल्फा। क्या एल ने एल को निपटा दिया? तो RX कितना बचेगा आपके पास? माइनस mL/6 इंटू अल्फा। अब सोचिए, आपको नहीं लगता कि जो आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन था वो कितना था आपके पास? बोलिए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो आप बोलेंगे L/2 अल्फा। अरे हाँ ना, तो बोलो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो आपके पास हमेशा से कितना था? L/2 अल्फा। तो देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? RX इक्वल टू माइनस m इंटू 3, हाँ है ना, और यहाँ पे L/2 इंटू अल्फा लिख सकते हैं क्या? तो ये जो L/2 अल्फा है इसको आप क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा माइनस m/3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सही है कि नहीं है? अब जैसे आपके पास RX का वैल्यू आया तो अब आपको क्या कर देने का है? अब आपको एक फोर्स इक्वेशन लिखने का है। फोर्स इक्वेशन कैसा लिखेंगे? F0 माइनस RX इक्वल टू m इंटू ACM। हाँ या ना? बस खेल खत्म है। F0 माइनस RX और ACM का वैल्यू आपको पता है कितना है? देखिए ACM का वैल्यू हो जाएगा इधर से माइनस 3RX/m, माइनस 3RX डिवाइडेड बाई m। क्या बात है। तो RX उधर, F0 इधर आ गया, उधर आ जाएगा RX माइनस 3RX, तो ये हो जाएगा माइनस 2RX। तो RX का जो वैल्यू आपके पास होने वाला है दैट इज सिंपली माइनस F0/2। देख रहे हो कैसे आपने डिफरेंट जगहों पे भी बैठ के, आपको बोले कुछ नहीं करना, पहला सवाल में हिंज यहीं पे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इसी के अबाउट लिया, लेकिन अगर आपने टॉर्क इसके अबाउट लिया है मान लीजिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ सेम है, आपको एक्सेलरेटेड फ्रेम में एक स्यूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज काम
नहीं बनेगा। तो देखा कैसे मैंने एक ही सवाल को 3 तरीके से सॉल्व कर दिया। आई वेट कि बहुत सारे क्या 99% लोगों को ये तरीके भी नहीं पता होंगे और 99% लोगों को ये तरीके भी नहीं पता होंगे, क्योंकि हमें इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि आप एग्जैक्टली में सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बनाएं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब कभी कुछ बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच की जरूरत पड़ेगी तो शायद आप वहाँ पे फंस सकते हो। और एज ए स्टूडेंट आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए कि हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले सकते हो। और आज को आपको पता चला कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं टीचर्स या स्टूडेंट, बिकॉज अगर आप किसी और पॉइंट के अबाउट लोगे तो हिंज रिएक्शंस एंड ऑल, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं। इसलिए इट्स बेटर टू ऑलवेज टेक द टॉर्क एज वेल एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द फिक्स पॉइंट एज वेल एज द सेंटर ऑफ मास। बट ये जानकारी भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो होप कि ये हिंज रिएक्शंस से रिलेटेड जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बाय गाइस, थैंक यू।